बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास का हमारा प्लान ये है कि कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक्स के हवाले से, वो हम देखेंगे। और नेमली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम पाइपलाइनिंग को थोड़ा सा देखेंगे, पाइपलाइनिंग क्या होती है। और उसके बाद हम अपना एक स्मॉल सिमुलेटर है जिसे लिटिल मैन कंप्यूटर कहते हैं, एलएमसी। ये इससे हमारी कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए से हम माइक्रो प्रोसेसर की अपनी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी और बेहतरी लेकर आएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास जो आर्किटेक्चर्स की क्लासिफिकेशन होती है उसमें से एक और मशहूर क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चर के हवाले से है कि आपका आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन है या हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। अभी जो आपने दो माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़े हैं अपनी क्लास में, वो दोनों के दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैं। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसमें आपके पास जो डाटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे 8051 और 18F5452 दोनों दोनों में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग होती है जिसमें हम अपना प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, और डाटा मेमोरी अलग होती है, यानी कि जो आप टेम्परी जो वेरिएबल्स वाला या जो डाटा आप स्टोर करते हैं, रीड राइट करते हैं, वो डाटा मेमोरी अलग होती है। तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। और आजकल के दौर में ये ज़्यादातर मशीन्स यानी कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स और डीएसपी वगैरह में, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी जो नॉर्मल मशीन्स हैं, जो कि आपकी कंप्यूटर मशीन जो आप डेस्कटॉप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उनमें नॉर्मली अंडर मोर ऑफन देन नॉट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ही इस्तेमाल किया जाता है, या उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म जो कि हम देखेंगे। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो इनिशियली, यानी कि जो शुरू से जो आर्किटेक्चर डेवलप हुए वो यही थे, यानी कि 1945 से ये मिस्टर जॉन वॉन न्यूमन थे जिनके नाम के ऊपर ये रखा गया है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हैज इवॉल्व्ड टू मीन एनी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इन विच इंस्ट्रक्शन फेच एंड डाटा ऑपरेशन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम बिकॉज दे शेयर द सेम कॉमन बस। तो इसमें सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इसमें मेमोरी जो होती है, यानी कि जो आपकी रैम है जिसके अंदर आपका डाटा आता है, जिसके अंदर आपने प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूट करना होता है, वो शेयर्ड होती है। यानी कि जो डाटा है जो आपने सेव करना है या रीड राइट करना है वो, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसी मेमोरी के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जब आपके जब डाटा बस से जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसी साइकिल के दौरान आप इसको इंस्ट्रक्शन को रीड राइट नहीं कर सकेंगे, रीड नहीं कर सकेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन रीड करना और डाटा राइट बैक करना, ये दोनों काम आप एक ही साइकिल में नहीं कर सकेंगे, आपको बारी बारी करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक इनएफिशिएंसी है इस आर्किटेक्चर की। लेकिन सिंप्लीफिकेशन की वजह से, क्योंकि ये बहुत सिंपल इसका जो है इसका जो आर्किटेक्चर बिकम्स अ लॉट मोर सिंपलर दैट वे कंपेयर टू हार्वर्ड आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कि आपने दोनों के एड्रेसेस को, इनकी बसेस को आपने मैनेज करना होता है। तो आर्किटेक्चर और इनकी इनकी जो बसेस की हैंडलिंग बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है, क्योंकि अब देखें ना, अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन है और उसी से रिलेटेड कोई अगर डाटा मेमोरी है तो उनको दोनों को एक साथ आपने लोड करना होगा। तो इस किस्म की इसमें आर्किटेक्चरल इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इसकी प्रेफरेंस जो है वो लोग वॉन न्यूमन को ही करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। लेकिन जहाँ पर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिन सिचुएशंस में, वहाँ पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। और बल्कि आजकल जो है एक ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि आप वॉन न्यूमन की एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गई जिसमें उन्होंने हार्वर्ड आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसको मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, उसको भी हम इशारा देखते हैं। तो बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या है कि आपके पास जो है मेमोरी एक ही है जिसके अंदर आपने डाटा भी सेव करते हैं और प्रोग्राम भी सेव करते हैं। अभी जो आप माइक्रो कंट्रोलर आपने पढ़े उसमें ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से, क्योंकि आपने डाटा और मेमोरी एक ही होती हैं, तो आपका इसकी वजह से मसला क्या होता है, डाटा ऑपरेशन, यानी कि इन विच इंस्ट्रक्शन फेच एंड डाटा ऑपरेशन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने इंस्ट्रक्शन फेच और कोई डाटा का आपने ऑपरेशन करना है, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते बिकॉज दे शेयर अ कॉमन बस। दिस इज रेफर टू एज वॉन न्यूमन बॉटलनेक। तो ये बॉटलनेक है, यानी कि एक ऐसा ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस लिमिट हो जाती है। ठीक है। तो और हार्वर्ड आर्किटेक्चर तो आप फेमिलियर हैं, अभी जो आप दोनों माइक्रो कंट्रोलर पढ़े हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर ही होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग होती है और डाटा जो रैम होती है, रोम जिसे आप रोम कहते हैं वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, और जिसे रैम कहते हैं वो डाटा मेमोरी है। तो वो दोनों अलग सेपरेट होते हैं, उनकी सेपरेट बसेज होती हैं। उनको एक ही साइकिल में आप दोनों काम कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन रीड करना और डाटा को एक्सेस करना। ठीक है। तो जो ये मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है, ये आजकल लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर इस टेक्निक को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑल दो स्टोर जो मेमोरी होती है, जो शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड ही होती है, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम कोड भी होता है और आपका इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी इसी में होती हैं। लेकिन प्रोसेसर से पहले मैंने आपके पास दो कैश भी होते हैं, आपके पास दो कैश मेमोरीज होती हैं। यहाँ पर
इनको सेपरेट कर दिया जाता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कैश अलग हो जाती है और डाटा कैश अलग हो जाती है। तो इससे यहाँ जो इंस्ट्रक्शन के जो अभी जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पर वो स्पीड अप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से जब आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हैं उसी सेम साइकिल में आप डाटा को राइट बैक भी कर सकते हैं। तो ये इस लोकल लेवल के ऊपर ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर की तरह ऐड करता है, लेकिन जो मेन मेमोरी होती है वो एक ही होती है। तो इसको मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, राइट। दिस वाज इट रिगार्डिंग हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं करूँगा, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। इसकी मैंने एक एनालॉजी के लिए आपके सामने एक मिसाल रखी है कि मिसाल के तौर पर आप अगर एक फ्रेंच टोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको अगर इसके मैंने 4 प्रोसेसेस हैं। आप पहले उसको अंडे को फेंटेंगे, उसके बाद उसमें चीनी और दूध मिलाएंगे, उसमें लेट्स इन दोनों इसमें 5 मिनट लगते हैं, इसमें 5 मिनट लगते हैं, और फिर आपने ब्रेड को सोक करेंगे और उसके बाद आप ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो सोक करने में 1 मिनट लगा और फ्राई करने में 5 मिनट लगे। तो टोटल अगर आप ये काउंट करें तो आपके पास 5 + 5 + 5 और +1, ये टोटल आपके पास 16 मिनट आ गए। तो ये जो काम करने का जो वक्त, एक किसी काम को स्टार्ट करके इसको ख़त्म करने का जो वक्त है, इसको लेटेंसी कहते हैं। तो आपके पास इस प्रोसेस की जो लेटेंसी है वो 16 मिनट्स है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने लेट्स से देयर आर 10 और 15 पीपल जिन्होंने बारी बारी फ्रेंच टोस्ट बनाना है, तो अब रादर देन के आप इंतज़ार करें कि एक बंदा अपनी सारे के सारे प्रोसेसेस मुकम्मल करे, आप ये काउंटर्स बना दें। मिसाल के तौर पर ये आपका एक काउंटर है, आपके ये सेकंड काउंटर है, ये आपका थर्ड है, आपका फोर्थ काउंटर है। तो अब क्या होता है कि जब पहला बंदा इस काउंटर के ऊपर आता है और अपना अंडा फेंट कर फारिग होता है और मिक्सिंग स्टार्ट करता है, तो इस काउंटर के ऊपर एक और बंदा आ जाता है जो कि अपना अंडा फेंटना स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये जो काउंटर्स खाली हैं वो आपके पास, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास जो पहला रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास उसी टाइम के बाद आएगा, यानी कि 16 मिनट के बाद ही आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद आपके पास जो प्रोसेस में जो अगला उसके पास जो बंदा आएगा वो ऑल्दो देखिए यहाँ पर वो 1 मिनट में ये बंदा फारिग हो जाएगा इस काउंटर के पास, लेकिन वो अगले काउंटर पे नहीं जा सकेगा जब तक ये काउंटर फारिग नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर 4 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप इन एसेंस अगर आप देख लें, इन एसेंस अगर मैं इस पूरी इसको पाइपलाइन कहते हैं, पूरी पाइपलाइन है, मैंने इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी 1 2 3 4। तो इस पाइपलाइन की 4 स्टेजेस हैं और हर स्टेज अगर पूरी की पूरी भरी हुई हो। अब मिसाल के तौर पर अब मैं थोड़ा सा आप प्रोग्राम अप्रोच को मैं चेंज करता हूँ। अब हम ये कहते हैं कि पूरी पाइपलाइन भरी हुई है, यानी कि हर काउंटर के ऊपर कोई ना कोई बंदा मौजूद है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पहला बंदा आया आपके पास और वो मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए जो फ्रेंच टोस्ट बना रहा है उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, उसकी टोटल लेटेंसी कितनी होगी। वो आया, उसने अपने यहाँ पर अंडे को फेंटा, ए रेड इज़ नॉट फाइन, वाइट से करते हैं। तो ए भाई ने जो है वो अपना अंडे को फेंटा, उसके बाद उसको यहाँ 5 मिनट लग गए, उसको यहाँ 5 मिनट लग गए, तो 10 मिनट हो गए। यहाँ पर उसने 1 मिनट में फारिग हो गया, लेकिन अगला जो है एक और बंदा फ्राई कर रहा था, तो उसको यहाँ पर 5 मिनट इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उसको 5 मिनट लग जाएंगे और जो फ्राई करने भी 5 मिनट लगेंगे। तो टोटल उसकी मिस्टर ए की जो प्रोसेस की जो लेटेंसी है वो टोटल 16 नहीं बल्कि 20 मिनट हो जाएगी, ठीक है। उसकी लेटेंसी 20 मिनट हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस प्रोसेस की टोटल लेटेंसी, इसके अलावा जो अगला बंदा मिस्टर 20 के बाद आएंगे उनकी भी लेटेंसी 20 मिनट ही होगी। लेकिन आपको थ्रूपुट कितना मिल रहा होगा? थ्रूपुट है कि हर कितनी देर बाद आपको फ्रेंच टोस्ट तैयार मिल रहे होंगे। वो आपके पास अब देखें तो हर 5 मिनट के बाद आपको एक टोस्ट तैयार मिल रहा होगा। पहले पाइपलाइन को भरने में तो वक्त लगेगा, एक दफ़ा आपकी पाइपलाइन भर जाएगी तो उसके बाद आपका थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पाइपलाइनिंग, यानी कि आप एक प्रोसेस को हिस्सों में डिवाइड कर दें और वो रिसोर्सेज वो आपके पास सिस्टम जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको आप इस्तेमाल करें अगले टास्क के लिए। तो कंप्यूटर में भी ये प्रोसेस बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास अगर आपको याद हो, हमारे पास मेन जो टास्क होती है वो इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड, असल में इस टास्क को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को अगर जब हम फेच कर रहे हैं, तो जब ये फेच इंस्ट्रक्शन हो जाएगी और हम इसको डिकोड कर रहे होंगे तो उस वक्त आप अगली इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनका लेट से एक ही टाइम, लेट से 5 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम था, 5 इसका था, 5 इसका था, तो उस पाइपलाइन को भरने में तो 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास हर 5 माइक्रो सेकेंड के बाद एक इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आने लगेगा। तो ये इससे आपका थ्रूपुट बढ़ जाएगा। लेटेंसी तो आप
आपके पाइपलाइनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता लेटेंसी को। टोटल टाइम जो एक इंस्ट्रक्शन आएगी उसको फैच होगी, डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो तो उतना ही लग रहा है, ठीक है, या बल्कि उससे ज़्यादा भी लग सकता है। उसकी वजह कुछ और इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन लेटेंसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, लेटेंसी में इंप्रूवमेंट नहीं आती, इंप्रूवमेंट आती है थ्रूपुट में। तो इसी थ्रूपुट में आपके पास इंप्रूवमेंट आ जाएगी यूजिंग पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग की जो स्टेजेस हैं वो हमने तो सिर्फ फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट ही पढ़ी है, लेकिन जो मॉडर्न पाइपलाइन जो जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। एक जो फेमस मिप्स आर्किटेक्चर का जिसके मैंने तस्वीर किया था, उसमें आपके पास ये 5 स्टेजेस होती हैं। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट तो आपको मालूम है। उसमें 2 स्टेजेस और होती हैं, जैसे मेम और यानी कि मेमोरी स्टेज और राइट बैक स्टेज भी कहते हैं। मेमोरी स्टेज में क्या होता है कि कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसने मेमोरी को एक्सेस करना हो, ठीक है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने मेमोरी को एक्सेस नहीं करना होता, जो कि डायरेक्ट नंबर को जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिनका ताल्लुक मेमोरी से होता है, यानी कि मेमोरी उन्होंने रीड करना होता है, राइट करना होता है, तो वो जिन्होंने मेमोरी से डाटा को लेकर आना है, तो मेमोरी जो काम है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस वाला काम। और राइट बैक यानी कि जहाँ पर भी रिजल्ट को राइट बैक करने वाला काम है वो WB में होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 2 स्टेजेस और ऐड कर लिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर इसको पाइपलाइन किया हुआ है कि अगर पहली इंस्ट्रक्शन आई तो जब वो फैच हो रही है, और जब वो पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी तो अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होगी, जब वो एग्जीक्यूट हो रही होगी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पाइपलाइनिंग की वजह से आपके पास थ्रूपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग पाइपलाइनिंग, जो कि हमने भी क्लास में कवर करना है। ओके, मूविंग ऑन टू लिटिल मैन कंप्यूटर। लिटिल मैन कंप्यूटर क्या है कि एक छोटा सा कंप्यूटर, बल्कि मैं इसका एक पेज खोल लेता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन विकीपीडिया के अंदर। ठीक है, तो लिटिल मैन कंप्यूटर जो है वो एक इज एन इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ कंप्यूटर क्रिएटेड बाय डॉक्टर स्टुअर्ट Madnick in 1965. The LMC is generally used to teach students because it models a simple von Neumann architecture computer which has all of the basic features of modern computer. It can be programmed in machine code और assembly code. तो ये इसमें हम, क्योंकि ज़्यादातर जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होते हैं, तो इसमें हम इसमें इस सिमुलेटर के ज़रिए से हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये जो आपके पास लिटिल मैन कंप्यूटर है, इसकी बहुत ही लिमिटेड, मेरे ख्याल से 11 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर बकरे ने टोटल एक, लेट मी जस्ट काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल इसमें 10-11 इंस्ट्रक्शंस टोटल इसमें हैं, और उसी से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, और अच्छे खासे आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है, सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, लोड की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इफ ज़ीरो है, और ब्रांच इफ पॉजिटिव है, इनपुट और आउटपुट, और हॉल्ट यानी प्रोग्राम को रोकने की, और DAT यानी कि ये वेरिएबल डिफाइन करने की, कि इसको कहीं पर डाटा स्टोरेज कर। दिस इज एन असेंबली इंस्ट्रक्शन विच सिंपली लोड्स द वैल्यू इनटू द नेक्स्ट अवेलेबल मेल बॉक्स, यानी कि नेक्स्ट जो खाली जगह होगी उसमें उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इनके ऑप कोड है, ठीक है। ये इसका निमोनिक्स है, इसके ऐड, सब्ट्रैक्ट, और ये इनके ऑप कोड है। तो ये ऑप कोड यानी कि जो 1 का मतलब, अगर 1 ऑप कोड है तो वो ऐड है, और जो ऑपरेंड है यहाँ पर कौन से नंबर को ऐड करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। इसी तरह 2 का मतलब सब्ट्रैक्ट है, 3 का मतलब स्टोर है, 5 लोड है, 6 ब्रांच है, और इसी तरह ये 9-1 जो है, ये देखें, जो मैं अभी हम इस्तेमाल करेंगे, इसे आई एम टेलिंग यू। 9 का मतलब इनपुट ले लो, 0-1 का, अगर 0-1 है तो इसका मतलब इनपुट लो, 9 के बाद 0-2 है तो इसका मतलब है आउटपुट ले लो। तो इस कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है, और ये फिर जब हम उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, कोड को समझने की कोशिश करेगा, और ये उसने बता दिया कि कौन कौन सी मेमोरी के ऊपर। देखिए, ये मैंने कोड लिखा है ना, तो इस कोड को उसने 0th लोकेशन के ऊपर उसने ये इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया है, 1st लोकेशन के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो उसकी रैम है, यहाँ पर जो आपको आ रही नज़र, ये उस कंप्यूटर की रैम है। तो अगर आप देखें कि मैंने जो पहली इंस्ट्रक्शन लिखी है वो INP लिखी है, ठीक है। तो INP इंस्ट्रक्शन जो है वो आप यहाँ पर देखें, INP इंस्ट्रक्शन इनपुट की वो है 901, ठीक है। उसका जो कोड बनता है वो 901 बनता है। तो जो 0th लोकेशन के ऊपर आप देखें, 0th लोकेशन के ऊपर 901 स्टोर हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है आप देखें, स्टोर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STA
num1, ठीक है। STA की यहाँ पर देखते हैं स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है STA वो 3 है, ठीक है। और आगे जो x में आप वो एड्रेस लिखेंगे जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करेंगे। वो डाटा कौन सा होगा? जो कि एक्यूमुलेटर में होगा। यानी कि इनपुट कमांड क्या करेगा कि जो भी आप इनपुट पे लिखेंगे, और वो उसके देखिए इनपुट का बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, जो भी इनपुट पे लिखेंगे वो उसको उठा के एक्यूमुलेटर में डाल देगा। एक्यूमुलेटर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और उसके बाद स्टोर जो है वो क्या काम करेगा कि जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा होगा उसको उठा के इस वेरिएबल में, मैंने यहाँ पर num1 लिखा है, लेकिन जब इसने इसको असेंबल किया, यानी कि जब असेंबली जब असेंबलर चलेगा तो वो उसको कोई एड्रेस असाइन कर देगा। और वो एड्रेस कहाँ से असाइन करेगा? वो देखेगा अभी कहाँ तक एड्रेस में प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हॉल्ट 9। तो ये आपके पास 0 से लेकर 8 तक उसने हॉल्ट 00 हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो आपके पास यहाँ तक आपके पास उसमें कोड लिखा हुआ है। तो जो पहली खाली लोकेशन है उसके बाद वो 9th लोकेशन है। तो उसने यहाँ पर स्टोर के लिए मैंने यहाँ पर num1 लिखा था, और मैंने यहाँ पर num1 के आगे DAT लिख दिया, यानी कि ये जो है अगली num1 को कोई अगली लोकेशन, DAT का मतलब है कि कोई खाली जो लोकेशन है वो इसको असाइन कर दो num1 को। तो उसने num1 को जो है वो ये मेमोरी लोकेशन, ये 9th लोकेशन असाइन कर दी। तो जब मैं STA 9 करूँगा तो क्या करेगा कि इस लोकेशन में जाके, यानी कि 9th लोकेशन में जाके जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा होगा उसको जाके 9th लोकेशन में स्टोर कर देगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी हम बारी बारी एक एक इंस्ट्रक्शन को चला के देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में असेंबली लैंग्वेज कैसे काम करती है। बिफोर आई प्रोसीड लेट मी चेक द टाइम कि कितना बाकी है। ऑलराइट, सो we have some time around 10-12 minutes. राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड। अब यहाँ पर ये कोड मैंने लिखा हुआ है कि मैं क्या करूँ, मैंने 2 नंबरों को ऐड करना है। इनपुट लेना नंबर, स्टोर को num1 में स्टोर कर रहा हूँ, फिर मैं एक और इनपुट ले रहा हूँ उसको num2 में स्टोर कर रहा हूँ, फिर मैं लोड num1 करूँ, यानी कि num1 जो मैं पढ़ा है वो उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर लो, और उसमें तुम क्या करो, num2 को ऐड करो, और जो रिजल्ट है वो वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। और फिर जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, यानी कि जो इसका रिजल्ट है उसको उठा के एक और जगह सेव कर दो जिसका नाम है रिजल्ट। और इन तीनों नाम जो मैंने दिए हैं इनको तुम खुद ही जो भी खाली स्पेसेस हैं वो इनको असाइन कर दो। तो ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा है। इसको जब आप यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट, मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी यू कैन राइट एनी कोड यू वांट। जब आप उसे सबमिट करेंगे तो वो उसको इस फॉर्म में यहाँ पर इसको लिखा आ जाएगा, यानी कि उसने बता दिया कि मैंने कौन से एड्रेस के ऊपर क्या चीज़ रखी हुई है। राइट, तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब यहाँ से आपके पास कुछ इसमें ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको यहाँ पर इनपुट का ऑप कोड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑप कोड यहाँ पर शो ऑप कोड कर दूँ तो यहाँ पर ऑप कोड भी नज़र आएगा। हमें पता है कि इनपुट इज़ 9 और फिर 01, स्टोर का 3 और 09, लेकिन इससे थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस सिमुलेशन को हाई स्पीड और स्लो स्पीड भी चला सकता हूँ। सिमुलेशन कैसे चलती है मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसमें आप रन करूँगा तो पूरा कोड रन हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप करूँगा, आई डू 1 स्टेप एट अ टाइम। तो मैं पहला स्टेप जो करूँगा उसमें क्या करेगा, उसमें आपके पास अच्छा पहले सबसे पहले आप ये देखें, मैं एक स्टेप चलाऊँगा। देखें यहाँ से 0 आया, पहले इसको देखें। अब ये 1 हो गया, प्रोग्राम काउंटर 1 हो गया। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर जो है, पहले मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा। अभी अब देखें प्रोग्राम काउंटर जब मैंने स्टार्ट किया था, लेट मी जस्ट रीसेट दिस। जब मैं स्टार्ट किया था तो प्रोग्राम काउंटर 0 पर था, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन जो फैच होगी वो ये वाली इंस्ट्रक्शन होगी। अब मैं इसको जब भी एक एक स्टेप दबाऊंगा तो ये जो प्रोग्राम काउंटर एक एक इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हर एड्रेस के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रखी हुई है। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा दबाऊंगा तो देखें यहाँ से 0 से गया, इसमें अर्थमेटिक यानी कि प्रोग्राम काउंटर +1 हुआ, और वापस आके इसमें प्रोग्राम काउंटर की 1 वैल्यू स्टोर होगी। बाकी जो रहा है इसको अभी आप छोड़ दें, जस्ट लुक एट दिस। अब मैं दोबारा इसको मैं एक्चुअली इसको इनपुट चाहिए तो मैंने इसको इनपुट दे दिया। तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करूंगा तो देखेंगे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 गई, यहाँ पर इसमें प्लस एक और 1 ऐड हुआ तो ये 2 हो गई। तो जब भी मैं इसको प्रेस करूंगा, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टेप करूंगा, तो प्रोग्राम काउंटर की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको दोबारा रीसेट करता हूँ एंड स्टार्ट अगेन। तो अब मैं प्रोग्राम काउंटर को नहीं देखूंगा। प्रोग्राम काउंटर जब भी मैं प्रेस करूंगा वो एक वैल्यू के अंदर अगली वैल्यू ऐड हो जाएगी और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसमें इस प्रोग्राम कोड में क्या हो रहा है आप देखें कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो है 901। तो जब मैं स्टेप करूंगा तो आपके पास यहाँ पर 0th लोकेशन की इंस्ट्रक्शन जो है 901 वो उठ के यहाँ पर आ जाएगी,
और उसमें से इंस्ट्रक्शन इसका जो 9 वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के लिए, और जिसके जो ऑपरेशन होना है वो 01 वो एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, 01 यहाँ पर आ जाएगा, और उसको इससे ये पता चलेगा आपके डिकोडर को कि भाई मैंने इनपुट लेना है। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए अभी ये तो इसके प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ से 0th एड्रेस से ये 901 को उठा कर लेकर आ रहा है, और 901 इसने यहाँ पर लाकर डाल दिया, और इसको अब ये पता चल गया कि मैंने इनपुट लेना है। अब इनपुट का बॉक्स एक्टिवेट हो गया। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से मैं 23 डाल देता हूँ। जब मैं एंटर करूँगा तो ये 23 नंबर जो है ये एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ठीक है, 23 यहाँ पर आ गया, और अब ये इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेकर आ रहे हैं 30। अरे मैंने इसको वो कर दिया, इसको रीसेट, एक्चुअली मैंने इसमें खास रन दबा दिया था, उसने मुसलसल करना शुरू कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इसने स्टेप लिया, पहली इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा 901 से, और 901 यहाँ पर आके डाल देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर एंटर करूँगा, मैं यहाँ पर 12 एंटर करता हूँ। जब मैं एंटर दबाऊँगा तो इसने 12 को आके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट जब मैं स्टेप दबाऊंगा तो उसने क्या करना है, इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेकर आएगा 309। 3 का क्या मतलब, वो 309 वो इंस्ट्रक्शन है स्टोर करने की, यानी कि पहले उसको यहाँ पर लेकर आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, और उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने 3 से इसको ये पता चल जाएगा कि मैंने स्टोर करना है, और कहाँ स्टोर करना है वो यहाँ से पता चल जाएगा 09। तो वो क्या करेगा, यहाँ से 12 को उठाएगा और उसको जाके 09 लोकेशन पर जाके स्टोर कर देगा। सो अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ये एड्रेस जा रहा है कि कौन सी मैंने इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है। इसने 309 लेकर आया, ये इंस्ट्रक्शन लेकर आया, और उसने 3 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। अब उसको पता चल गया 9th लोकेशन पे 12 स्टोर करना है। देखिए 9 लोकेशन पे 12 वो स्टोर कर देगा, 9 लोकेशन पे 12 स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं जब स्टेप दबाऊंगा तो उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो, अब देखिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है, 901 को यहाँ पर लेकर आएगा, और उसे पता चल जाएगा कि मैंने दोबारा इनपुट लेना है। मैंने स्टेप दबाया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 901 को लेकर आएगा, 901 लेकर आया, और उसने इसको यहाँ पर लाके 901, अब इसका इनपुट बॉक्स दोबारा एम्प्टी हो गया। अब मैं इसकी जगह मैं यहाँ पर लेट्स से 13 यहाँ पर टाइप करता हूँ। जब मैं एंटर करूँगा तो 13 एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अब इसको जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टोर इन 10, यानी कि ये थर्ड एड्रेस के ऊपर देखें 310 लिखा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करूँगा तो 310 को लेकर आएगा, इसको डिकोड करेगा, और फिर यहाँ से 13 को उठाएगा और उठा के 10 में जाके सेव कर देगा। सो लेट्स टेक ए स्टेप। तो इसने थर्ड एड्रेस लोकेशन के लिए कोई से इंस्ट्रक्शन पिक करने जा रहा है। इंस्ट्रक्शन पिक की 310, उसको लेकर आएगा, यहाँ पर उसने इसको डिकोड किया, यानी कि 3 का मतलब स्टोर करो 10 लोकेशन पे 13 को, तो 13 को लेकर आया, उसने 10 पे आके स्टोर कर दिया यहाँ पर। सही है, अब उसने क्या किया, लोड 9। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है लोड 9, जो कि 4th एड्रेस पे पड़ी हुई 509। तो पहले ये इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, 509 को अपने पास लेकर आएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो भी लोकेशन पड़ी हुई है 10 पे, सॉरी लोड कौन सी 509, सॉरी ये 9th लोकेशन पे पड़ी हुई है, इसको मैंने अपने अंदर लोड करना है, यानी एक्यूमुलेटर में लेकर आना है। तो लेट्स रन दिस स्टेप। ये 4th एड्रेस के ऊपर जाएगा, 509 को उठा के लेकर आएगा। 509 आपके पास जब यहाँ पर आ जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि उसने लोड करना है 9th लोकेशन को। अब ये एड्रेस जा रहा है, ये एड्रेस गया 9th लोकेशन पे, जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको वहाँ से लेकर आएगा, और उस डाटा को उसने उठा के यहाँ पर एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। अच्छा, मैं अब आगे फर्दर, क्योंकि आपका क्लास का टाइम काफ़ी हो रहा है, आप इसको एंड तक चला कर देखें, और ये आपके पास ये वेबसाइट का एड्रेस भी आप देख लें। आप सिर्फ लेटमैन कंप्यूटर लिखेंगे तो आपको खुद ही ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये कोड आप देखें 2 नंबरों को ऐड करने का, और देखें कि एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस सिमुलेशन को चला के देखें, एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज एंड एनी प्रॉब्लम्स देन यू लेट मी नो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।